तेल अवीव पर यानी इजराइल में तेल अवीव पर मिसाइल स्ट्राइक, क्लस्टर मिसाइल से ईरान ने हमला किया है। रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें गिरी हैं। तो ईरान का तेल अवीव पर और इजराइल के दूसरे शहरों पर हमला लगातार जारी है। एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, क्लस्टर मिसाइल से रिहायशी इलाकों पर मिसाइल गिरी। उधर उत्तरी ईरान में भीषण बमबारी हुई है। ईरानी सैन्य ठिकाने को इजराइल ने टारगेट किया है। हमले में कमांड सेंटर में तेज विस्फोट हुआ। तो उत्तरी ईरान में भीषण बमबारी की तस्वीरें आपके सामने। ये ईरान की तस्वीरें हैं। कमांड सेंटर में तेज विस्फोट हुआ है उत्तरी ईरान में। भारी नुकसान पहुंचा है उत्तरी ईरान में इस विस्फोट के बाद। और देखिए एक बहुत बड़ी खबर है। ईरान अब नेटो को जंग में खींचने की कोशिश में। 24 घंटे में 2 बार नेटो देश तुर्की पर हमला किया गया है। नेटो बेस को निशाना बनाकर यह हमला किया गया है। डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम किया। तो क्या ईरान अमेरिका और इजराइल से तो सीधे हेड ऑन ले ही रहा है, अब नेटो से भी जंग लड़ सकता है? क्या उसके अंदर इतनी ताकत है? क्योंकि तुर्की में हमले का मतलब है नेटो पर हमला। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी एक देश पर हमला यानी सभी नेटो देशों पर हमला। और नेटो देशों के बराबर कोई संगठन या देश खड़ा हो, फिलहाल ऐसी ताकत किसी देश में नहीं लगती। और इसलिए ये क्या रणनीति है ईरान की, ये एक बड़ा सवाल है। इसी बीच ईरान में इस्फहान में मिसाइल हमले। ईरान में न्यूक्लियर साइट के पास विस्फोट हुआ है। इस्फहान में शाहीन शहर में भी मिसाइल गिरी है। तो युद्ध का तीव्र विस्तार हो रहा है। खाड़ी देशों की घबराहट बढ़ती जा रही है क्योंकि ईरान एक साथ कई फ्रंट पर हमले कर रहा है। सैन्य ठिकानों के अलावा तेल ठिकानों पर भी हमले जारी हैं। इससे तेल संकट पैदा हो गया है। अब अमेरिका अरब में स्थिरता लाने के लिए ईरान पर फाइनल प्रहार की तैयारी में। इसके लिए फारस की खाड़ी में अपना कंट्रोल करने जा रहा है, जबकि यूरेनियम पर भी कब्जा करने की तैयारी। अमेरिका ने नए ब्लूप्रिंट से ईरान बौखला गया है। अमेरिका के नए ब्लूप्रिंट से और उसने फुल स्केल हमले शुरू कर दिए। पूरा अरब ईरान के आक्रोश से धधक रहा है। तेल अवीव में ईरान ने फिर से हमला किया। इसके अलावा यूएई, बहरीन और जॉर्डन में भी हमले रुके नहीं हैं। ईरान ने नई मिसाइलें और ड्रोन भी उतारे हैं जो तबाही मचा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक पाने में विफल साबित हो रहे हैं। पहले फ्रंट पर ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह करना जारी रहेगा। दूसरे फ्रंट पर ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर तबाह किया जाएगा। तो अमेरिका के टारगेट पर ईरान का खर्ग द्वीप है, जहां अमेरिका नेवल बेस बनाने की तैयारी में। फारस की खाड़ी में पड़ने वाले खर्ग आइलैंड की ईरान से दूरी 25 किलोमीटर है, जिसका क्षेत्रफल 48 किलोमीटर है। खर्ग एकदम ईरान के पास फारस की खाड़ी में। इसे ईरान का मुख्य लोडिंग पोर्ट कहा जाता है, क्योंकि यहां ईरान के सभी तेल ठिकानों से पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचता है। खर्ग आइलैंड ईरान के ऑयल ठिकानों से सीधा लिंक है। ईरान से जाने वाले 90% क्रूड ऑयल की सप्लाई इसी से होती है। यहां 10 बड़े ऑयल टैंकर एक साथ लोड हो सकते हैं। इस द्वीप पर बने लोडिंग स्टेशन की स्टोरेज क्षमता 30 मिलियन बैरल है, जबकि इससे ऑयल टैंकर में लोडिंग क्षमता 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। यानी अगर खर्ग बंद हुआ तो ईरान को बड़ा आर्थिक नुकसान तय है। और अमेरिका के टारगेट पर आने से खर्ग युद्ध का एपी सेंटर बन सकता है, क्योंकि अमेरिका हमला करके यहां इस द्वीप पर कब्जा कर सकता है। अमेरिका खर्ग पर कब्जा करके डेल्टा फोर्स का कमांड सेंटर बना सकता है। अब ईरान पर डबल अटैक की तैयारी की जा रही है। एक तरफ खर्ग पर हमला करके खर्ग से तेल सप्लाई रोकी जाएगी और दूसरी तरफ खर्ग सहित डेल्टा फोर्स ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगी। इसके लिए हमास स्टाइल में अमेरिका मोटराइज्ड पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा एटमी ठिकानों पर एयरबोर्न असॉल्ट की भी तैयारी। आइलैंड पर कब्जे के बाद ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा सकता है, जिसमें ईरानी परमाणु संयंत्रों पर हमले की योजना है। स्पेशल फोर्सेस को सीधे ईरान के एटमी ठिकानों का टास्क मिल सकता है, जिससे 60% संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लिया जा सके। हालांकि अमेरिका 2 विकल्पों पर विचार कर रहा है। या तो यूरेनियम को ईरान से बाहर निकाला जाए या फिर विशेषज्ञों की मदद से उसे वहीं डाइल्यूट कर दिया जाए, जिससे ईरान परमाणु बम न बना पाए। और IRGC हेडक्वार्टर पर इजराइल का हमला। एरोस्पेस विंग को तबाह कर दिया है इजराइल ने। तेज विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। तो अमेरिका से युद्ध लड़ना आसान नहीं है, लेकिन ईरान पूरे हौसले के साथ टिका है और बार बार चेतावनी भी दे रहा है। इसके पीछे की वजह है दुनिया की 2 महाशक्तियां जो इस वक्त ईरान के साथ हैं।
उन देशों का नाम है चीन और रूस। दोनों देश खुलकर सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन अब अमेरिका को इस बात के सबूत मिल चुके हैं कि ईरान की लंबी जंग के लिए रूस और चीन दोनों मदद कर रहे हैं। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को पुतिन ने समर्थन दिया है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में ईरान के लिए मदद की खेप को और बढ़ाया जाएगा। चीन और रूस से मदद मिलने के बाद ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि अब दुश्मन पर और घातक प्रहार होने वाला है। अयतुल्ला खामनेई तो दुनिया में नहीं, लेकिन उनके बेटे और नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को जिनपिंग और पुतिन का साथ मिल चुका है। रविवार रात से ईरान और घातक हमले करेगा। ईरान अब अपने ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल करेगा। ईरान रणनीति मिसाइलों की तैनाती दोगुना करेगा। टारगेट को तबाह करने की सटीकता अब 100% रहेगी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक रूस और चीन हथियार के उपकरण दे रहे हैं। चीन से फ्यूल की सप्लाई की जा रही है। मिसाइल ड्रोन बनाने में रूस चीन से मदद मिल रही है। और ईरान को लेकर अमेरिका को जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक चीन के गावलान पोर्ट से ईरान को मदद की खेप पहुंचाई जा रही है। गावलान पोर्ट चीन का केमिकल भंडार है। चीन के बंदरगाह से ईरान के 2 जहाज रवाना हुए हैं। इनके नाम शब्दीस और बार्जिन है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन से ईरान को केमिकल की सप्लाई की गई है। चीन ने जो केमिकल ईरान को भेजा है वो सॉलिड रॉकेट फ्यूल है। चीन के केमिकल का इस्तेमाल मिसाइल के फ्यूल बनाने में किया जाएगा। रूस और चीन की मदद के बाद ईरान अचानक अमेरिका के लिए बेहद घातक साबित हो रहा है। ईरान की सेना का दावा है कि उसने 4 अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया है। सऊदी अरब के अल रवाह में एक थर्ड को नष्ट किया गया, तो वहीं कतर के अल राविस में तैनात थर्ड एयर डिफेंस को भस्म कर दिया गया। सऊदी अरब के अल खर्ज में एक थर्ड सिस्टम ईरानी हमले में नष्ट हो गया। जॉर्डन के अजराक में तैनात किया गया थर्ड सिस्टम भी ईरानी हमलों में नष्ट हो गया। ये सब अमेरिका को बड़ा नुकसान है। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर हमला किया था। साइप्रस बेस पर ईरान के आत्मघाती ड्रोन से धमाके हुए थे। ड्रोन की जांच के दौरान रूस का जीपीएस सिस्टम मिला है। और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा अभी गंभीर रूप से जख्मी है, इसलिए वॉर रूम को भी नई जगह पर शिफ्ट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तफा का अभी कई दिनों तक इलाज चलेगा, इसलिए उनके लिए खास व्यवस्था की गई है। वॉर रूम में ही मुस्तफा के इलाज का इंतजाम किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक किसी सीक्रेट सुरंग में मुस्तफा डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे और वॉर मॉनिटरिंग के साथ ही अस्पताल में मिलने वाली हर सुविधा का वहां इंतजाम किया गया है। माना जा रहा है कि ईरान गुरिल्ला वॉर की तैयारी कर चुका है। ग्राउंड ऑपरेशन नाकाम करने का प्लान तैयार है। खर्ग द्वीप पर हमले को लेकर भी रणनीति बनी। हालांकि मुश्तबा के नाम पर विद्रोह भी हो रहा है। ईरान में इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा है। कुछ लोग सुप्रीम लीडर के ऐलान पर नाराज हैं। और मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं रह गई है। इस संघर्ष में अब खाड़ी देशों का बुनियादी ढांचा भी निशाने पर आ गया है। सबसे बड़ी चिंता पानी और ऊर्जा की सप्लाई की है। ईरान और बहरीन के डिसैलिनेशन प्लांट पर नए हमले हुए। अजरबैजान के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है और इसने खतरे को और बढ़ा दिया है। और अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि अरब से लेकर कॉकेशस तक के इलाके में जंग फैलाना इजराइल के वॉर प्लान का हिस्सा है। बहरीन ने दावा किया कि उसके एक डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ है। डिसैलिनेशन प्लांट संयंत्र होते हैं जो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाते हैं और खाड़ी के कई देशों में यही पीने के पानी का इकलौता जरिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और यूएई की वायुसेना ने उनके जल शुद्धिकरण संयंत्रों पर हमला किया, जिससे करीब 30 गांव पानी के बिना रह गए। इसके बाद ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि यह कदम पूरे अरब को सबसे बुरे हालात में पहुंचा देगा। अजरबैजान के अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन ईरान की तरफ से आए थे, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से बात करके कहा कि इस हमले से ईरान का कोई संबंध नहीं। ब्लिंकन ने कहा कि बराक ओबामा के समय भी इजराइल लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहा था कि ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की जाए और इजराइल ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका कार्रवाई नहीं करेगा तो वो ईरान पर खुद हमला कर देगा। तो इतिहास में कई बार तेल संकट आए हैं, लेकिन इस बार का तेल संकट सबसे बड़ा है। मौजूदा हॉर्मुज संकट की वजह से वहां से रोज गुजरने वाली लगभग 2 करोड़ बैरल तेल सप्लाई खतरे में पड़ गई है। अब इसकी तुलना इतिहास के बड़े तेल संकटों से कीजिए। 1978 की ईरानी क्रांति के समय लगभग 55 लाख बैरल तेल सप्लाई प्रभावित हुई थी। 1973 के योम किपुर युद्ध में यह आंकड़ा करीब 45 लाख बैरल था। 1990 में इराक कुवैत युद्ध के दौरान लगभग 43 लाख बैरल सप्लाई प्रभावित हुई थी। 1980 के ईरान इराक युद्ध में करीब 40 लाख बैरल तेल सप्लाई पर असर पड़ा और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से 2022 में जो तेल संकट पैदा हुआ उसमें भी करीब 20 लाख बैरल सप्लाई प्रभावित हुई थी। इन पांचों ऐतिहासिक संकटों को जोड़ भी दिया जाए तो भी
हॉर्मुज संकट के सामने कम ही है। यानी अगर हॉर्मुज का संकट और गहराता है तो इतिहास के सभी बड़े तेल संकटों से कहीं ज्यादा बड़ा झटका साबित हो सकता है। पानी संकट, लेकिन यह जंग सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। खाड़ी के देशों के सामने सबसे बड़ा संकट पानी का है। खाड़ी के कई देशों में पीने का पानी सीधे समुद्र से बनाया जाता है और इसके लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगे, यानी खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले प्लांट। सऊदी अरब में लगभग 70% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। यूएई में यह निर्भरता और ज्यादा है, करीब 90%। कतर में भी लगभग 90% पानी समुद्री पानी को साफ करके बनाया जाता है और बहरीन में भी स्थिति लगभग यही है। यहां भी करीब 90% पानी डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। यानी अगर इन प्लांट्स पर हमले शुरू होते हैं तो तेल से अरबों डॉलर कमाने वाले ये देश अचानक पानी के संकट में फंस जाएंगे। अरामको पर हमले का आरोप इजराइल पर लगा है। अजरबैजान पर ड्रोन हमले के बाद ईरान ने कहा है कि उसने हमला नहीं किया। तो क्या अजरबैजान पर भी ड्रोन हमले के पीछे इजराइल है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI और ब्रेंट क्रूड दोनों में एक ही हफ्ते में लगभग 30% तक की बढ़त देखी गई। तो मिडिल ईस्ट में ऊर्जा ढांचे पर हो रहे हमलों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। मध्य पूर्व के तकरीबन हर कोने में हमला हुआ है। सबसे पहले ईरान, जहां तेहरान के आसपास कई ऊर्जा ठिकाने प्रभावित हुए हैं, जिनमें तेहरान तेल डिपो, शाहरान ऑयल रिफाइनरी, फर्दिस ऑयल डिपो, कुहक ऑयल डिपो और शाहरे रे ऑयल डिपो शामिल है। अब इजराइल, जहां हाइफा रिफाइनरी देश के सबसे बड़े ऊर्जा केंद्रों में से एक है। सऊदी अरब में रास तनूरा रिफाइनरी, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल टर्मिनल में गिनी जाती है। कतर में रास लफान LNG केंद्र, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस निर्यात केंद्रों में शामिल है। यूएई में फुजैरा ऑयल टर्मिनल और मुसफ़ा फ्यूल टर्मिनल, जो खाड़ी के बड़े ऊर्जा हब है। ओमान में दुक्म पोर्ट का फ्यूल स्टोरेज क्षेत्र। इराक में रुमैला ऑयल फील्ड, सरसंग ऑयल फील्ड और बेकर ह्यूजेस एनर्जी सिटी जैसे बड़े ऊर्जा ठिकाने। और आखिर में बहरीन, जहां बापको रिफाइनरी देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। यानी मिडिल ईस्ट की जंग अब ऊर्जा ठिकानों और पानी की जंग बनती जा रही है, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। नकेचवान ईरान, तुर्की और आर्मेनिया के बीच फंसा रणनीतिक इलाका है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो तुर्की भी अजरबैजान के समर्थन में आ सकता है। इससे मिडिल ईस्ट का युद्ध काकेशस क्षेत्र तक फैल सकता है। और ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी चल रही है। यूके के एयरबेस पर उतरे हैं 3 B-52 बॉम्बर। 3 B-52 बॉम्बर से हमले की तैयारी है। अगले कुछ घंटों में यह हमला हो सकता है। ये देखिए, B-52 बॉम्बर्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। यूके का बेस है ये, जहां पर ये 3 B-52 बॉम्बर उतरे हैं, जो बंकर बस्टर बॉम्ब गिराने में माहिर माने जाते हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है, सैयद मुस्तफा खामनेई। और इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल दहन के लिए एक ऐसे ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है जिसमें तेल अवीव समेत संपूर्ण इजराइल दहल गया है। खास बात यह है कि इस ऑपरेशन में ईरान ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, उसने अमेरिका और इजराइल की नींद हराम कर दी है। आखिर कौन सी है वो मिसाइल, क्या है नया ऑपरेशन और कैसे मची इजराइल में तबाही, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान का ऑपरेशन अलियान वली अल्लाह। इस हमले में ईरान ने फतह, खुर्रम शहर जैसी हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो ईरान के आयरन डोम डिफेंस को चीरती हुई तेल अवीव और हाइफा में तबाही बनकर गिरी। यानी इजराइल पर सिंगल टारगेट अटैक नहीं हो रहे, बल्कि क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलें दागी जा रही, जिसका प्रमाण है तेल अवीव की सड़कों पर बने बड़े क्रेटर और रिहायशी क्षेत्रों में बर्बाद हो चुकी इमारत और गाड़ी। इजरायली आबादी ने जो देखा वो सिर्फ इतना था कि आसमान पर एक मिसाइल आई, उसका वॉरहेड अलग हुआ और तेल अवीव में अलग अलग दिशाओं में 16 टुकड़ों में बंटकर गिरा, जिसके अलग अलग धमाकों से इजराइल दहल गया। इन हमलों से इजराइल के बड़े संकट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये ईरान के मिसाइल हमलों की 30वीं घातक लहर थी। मकसद है आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम खाली हो जाए, ताकि इजराइल घुटनों पर आकर शांति समझौते के लिए गिड़गिड़ाए। दावा है कि एक हफ्ते में 13 इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी, वहीं 2000 से ज्यादा लोग हमलों में घायल हुए, जिसका प्रमाण यह है कि IRGC ने सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिका को भी टारगेट किया है। बारूदी लहर में तेल अवीव से लेकर नेगेव रेगिस्तान को भी जलाने की कोशिश की है। इनमें अमेरिकी बेस को दहलाने के लिए अगली पीढ़ी की मिसाइलें दागी गई हैं।
ईरान की 7 बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ इजराइल पर गिरी। ये मिसाइलें सेंट्रल इजराइल से लेकर उत्तर तक हमले में कामयाब रहीं, जिसके बाद इजराइल में मिसाइल के मलबे की जांच शुरू की गई तो चौंकाने वाली बात सामने आई कि ईरान की मिसाइलें बहुत ही उन्नत तकनीक की थी। जंग इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरू की, लेकिन इसके गंभीर परिणाम खाड़ी देश भुगत रहे। 9 दिन की जंग में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब ईरान ने पेट्रो डॉलर से चलने वाले देशों पर बड़े हमले ना किए। बीती रात ईरान ने फिर अपनी ट्रू प्रॉमिस 4 रणनीति के तहत पड़ोसी देशों में अमेरिकी बेस पर नए सिरे से हमले किए, लेकिन अमेरिकी बेस पर हमलों से कोलैटरल डैमेज हो रहा है, यानी ठिकानों के साथ अरब के अहम ठिकानों को भी अरब नुकसान पहुंच रहा है। इस पर अरब देशों ने आपात बैठक बुलाई और बैठक में क्या तय हुआ, अब आपको इस रिपोर्ट में यह दिखाता हूं मैं। ईरान ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में अमेरिका के 4 थर्ड रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया गया। सऊदी अरब में रियाद के पास अल खर्ज इलाके में एक मिसाइल रिहायशी इलाके पर गिरी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 12 घायल। सऊदी और यूएई की सेनाओं ने दावा किया है कि उन्होंने अपने ऑयल फील्ड शहबाह सहित कई ठिकानों की ओर आ रहे ईरानी ड्रोन मार गिराए। यूएई के रास अल खैमाहा पर ईरान ने बीती रात ड्रोन हमले किए। हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च की गई। ईरान ने आत्मघाती नेवल ड्रोन से ओमान के पास एक समुद्री जहाज पर भी हमला किया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास तेल टैंकरों पर ईरानी ड्रोन गिरे, जिससे भीषण आग लग गई। कुवैत सिटी की एक सरकारी इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। बहरीन में बाबको ऑयल प्लांट से धुआं उठता देखा गया। यह प्लांट अमेरिकी सेना को ईंधन सप्लाई करने का मुख्य ठिकाना है। अब तक ईरानी हमलों में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। अमेरिका ने कहा है कि 7वें सैनिक की मौत इलाज के दौरान हुई, जो सऊदी अरब में ड्रोन हमले का शिकार हुआ था। अमेरिका ने सऊदी अरब में मौजूद अपने सभी राजनयिकों और कर्मचारियों को तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया। इजराइल बेहद छोटा सा देश है, लेकिन इजराइल की खास पहचान बहुत पहले कायम हो चुकी थी। इजराइल जिस तरह से अपने दुश्मन को नहीं भूलता, वैसे इजराइल अपने बंधक बने नागरिकों को भी नहीं भूलता है। इजराइल का प्रण है कि उसके देश के किसी भी नागरिक पर आंच आई तो दुश्मन को उसकी कड़ी सजा दी जाएगी। हमास और हिजबुल्लाह को सबक सिखाने वाला इजराइल 40 साल पुराने एक मामले को भी अब तक नहीं भूला है। लेबनान की जमीन पर जो ऑपरेशन आज भी जारी है, उसकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शुक्रवार को लेबनान में एक खास ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन में 4 हेलीकॉप्टर शामिल किए गए थे। हेलीकॉप्टर में इजरायली कमांडो सवार थे और ऑपरेशन की लोकेशन थी लेबनान के बेका घाटी का एक गांव। इजरायली कमांडो एक कब्रिस्तान के बाहर उतरे। कब्रिस्तान में कमांडो ने खुदाई शुरू कर दी। कमांडो किसी शव के अवशेष की तलाश में थे। हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को इजराइल ने इस मामले में पकड़ा था। लेबनान के एक रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी को भी पकड़ा गया था। कई सालों की पूछताछ और जांच के बाद मोसाद को कुछ जानकारी मिली। इजराइल अपने नागरिक को पूरी सुरक्षा का वादा करता है। खासकर बंधकों को वापस लेकर आना इजराइल का मिशन है। इजराइल अपने एक नागरिक के लिए भी पूरी ताकत लगाता है। तो दुनिया जिसे दुनिया भर के निवेशकों का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना करती थी, वहां का रियल एस्टेट बाजार अचानक दबाव में आ गया है। पिछले 5 दिनों में प्रॉपर्टी की कीमतों में तेज गिरावट आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले सिर्फ 5 दिनों में दुबई की रियल एस्टेट कीमतों में करीब 15% की गिरावट दर्ज की गई। दुबई रियल एस्टेट इंडेक्स में भी 16 से 20% तक की तेज गिरावट आई है और इस गिरावट ने साल 2025 के दौरान हुई लगभग पूरी बढ़त को खत्म कर दिया है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कीमतों में शुरू हुई ये तेज गिरावट 30 से 40% तक भी पहुंच सकती है। 2021 से लेकर अब तक यहां संपत्ति की कीमतों में करीब 60 से 75% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। और ईरान के खिलाफ जंग में अब इजराइल और अमेरिका अकेले नहीं है, बल्कि नेटो और यूक्रेन की एंट्री भी हो चुकी है।
आखिर कैसे बने ये हालात? यूक्रेन ईरान के मोर्चे पर क्या मदद कर सकता है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। नाटो ने खोला अरब में मोर्चा। ईरानी महिला फुटबॉल टीम पर ट्रंप का बयान। ईरानी महिला फुटबॉल टीम को जबरन भेजना गलती है। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ईरान में उनके मारे जाने की ज्यादा आशंका है, ये कहा ट्रंप ने। और उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अगर ईरान की फुटबॉल टीम को, महिला फुटबॉल टीम को शरण नहीं देगा तो अमेरिका देगा। ईरान ने तुर्की पर फिर किया हमला। इंसरलिक एयरबेस की तरफ दागी मिसाइल।